Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in this video we are going to see the chapter number 1 of pharmacology, and this chapter is pharmacokinetics. So in the previous lecture we have discussed about the definition and the branches of pharmacology, and we have studied that pharmacokinetics is the major branch of pharmacology. So pharmacokinetics first of all discusses definition. So word pharma mean drug and kinetics mean the movement. So definition is that in the pharmacokinetics we will study what are the effects of our body on our drug. सो बॉडी ड्रग के साथ क्या करी है, यानी ड्रग जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो उसके साथ क्या क्या होगा, उस चीज़ को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. दूसरा आप ये भी इसका लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, कि एक बॉडी आपकी ड्रग के साथ क्या क्या करेगी, इस चीज़ को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं. और ड्रग क्या करेगी, देखें सबसे पहले आप ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ड्रग को लेंगे. ठीक है, ड्रग को लेने के बहुत सारे रूट्स हैं. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद आप सबसे पहले वो अब्जॉर्प्शन होगी, आपके GIT के अंदर जाएगी और वहाँ पर ये अब्जॉर्ब होगी. देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब इसने डिफरेंट जो आपकी बॉडीज़ में टिश्यूज़ हैं उसके अंदर इन्होंने एंटर होना है. देन मेटाबॉलिज्म होगा, आपकी ड्रग जो है वो लीवर में जाके मोस्टली मेटाबोलाइज होती है. और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप उसका आ जाता है एलिमिनेशन का, कि ड्रग आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगी. और डिफरेंट तरीके से एलिमिनेट होती है. ड्रग आपकी यूरिन से बाहर आ सकती है, फीसिस से बाहर आ सकती है, बाइल से बाहर आ सकती है, टेयर से बाहर आ सकती है, ब्रेस्ट मिल्क से बाहर आ सकती है, स्लाइवा, स्वेट, ये सब चीज़ें हैं जहाँ से आपकी ड्रग बाहर एक्सक्रीट आउट होती है. नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो बहुत सारे रूट हैं. एंट्रल रूट है, पेरेंटल रूट है, इनहेलेशन है, ट्रांसडर्मल रूट है, टॉपिकल रूट है, रेक्टल रूट है और इंट्राथीकल रूट है. सो ये सब रूट्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले एंट्रल रूट को डिस्कस करते हैं. सो एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एंट्रल वर्ड है दैट इज़ केम फ्रॉम द एंटेरिक सिस्टम. सो एंटेरिक हम इंटेस्टाइन को कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है बाय माउथ, कि अगर आप किसी ड्रग को माउथ से लेते हैं तो उसको हम एंट्रल रूट कहते हैं. यूजेस इसके बहुत सारे, एडवांटेजेस इसके बहुत सारे. एक तो ये है कि ये बहुत मोस्ट कॉमन मेथड है जिसमें कोई इतना ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं है. दूसरा चीज़ ये है कि कन्वीनियंट है, इजीली पेशेंट के लिए भी बहुत इजी है और हमारे लिए भी उस मेडिसिन को बनाना भी बहुत इजी है. देन लास्ट थिंग आ जाती है कि इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा इजीली आप इनको बाय कर सकते हैं. मेथड्स इसके दो हैं. आप ओरली भी टेक कर सकते हैं इन ओरल ड्रग्स को, और सबलिंगुअल भी ले सकते हैं. ओरली ये है कि आप अपने माउथ में इसको रखेंगे और स्वेलो कर जाएंगे इसे. सबलिंगुअल में ये होता है कि आप इसको अपने टंग के नीचे रखेंगे और फिर उसको लेंगे. तो टंग के नीचे रखने से क्या होता है कि आपके बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं टंग के नीचे वाले हिस्से में, तो बहुत जल्दी जो है वो ड्रग उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है. सब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ओरली के लिए हैं और कौन सी सबलिंगुअल के लिए हैं. तो यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है कि ओरली आप ओमेप्राजोल दे सकते हैं, एस्प्रिन दे सकते हैं. ठीक है, और अगर सबलिंगुअल की बात करें तो नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो हम सबलिंगुअल देते हैं. अब नाइट्रोग्लाइसरीन को हमने ओरली क्यों नहीं दी, ठीक है. सो इसलिए लिए हम लोग ओरली और सबलिंगुअल के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखते हैं. सो अब अगर आप ओरली ड्रग देख रहे हैं तो मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट ईजीएस्ट मेथड है. इसके अलावा पेशेंट कन्वीनियंस है इसके अंदर. और लेकिन ये है कि इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो सकती है, ड्रग के ऊपर पीएच का इफ़ेक्ट हो सकता है, ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो है वो इफ़ेक्टेड हो सकती है. ठीक है ना, फास्ट पाथ मेटाबॉलिज्म की वजह से. सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे. अब सबलिंगुअल की बात करते हैं. इसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. जैसे ड्रग को अगर हम टंग के नीचे रखते हैं तो अब उसे फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म से नहीं जाना पड़ेगा, अब उसको आपको स्वेलो नहीं करना पड़ेगा, अब उसकी स्टेबिलिटी रहेगी. लेकिन इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि जो आप सबलिंगुअली ड्रग बनाते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए और बहुत छोटी उनकी डोज होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो अब नाइट्रोग्लाइसरीन जो है वो हम इसमें इसलिए देते हैं क्योंकि नाइट्रोग्लाइसरीन 90% आपके लीवर जो है वो उसे मेटाबोलाइज कर देता है. इस वजह से हम नाइट्रोग्लाइसरीन को सबलिंगुअली देते हैं. देन आ जाता है सेकेंड रूट विच इज़ पेरेंटल रूट. पेरेंटल रूट क्या है, पे एंट्रल रूट. ठीक है, पेरेंटल दो लफ्ज़ से है, पेरेंट
और एंट्रल वापसी वही रूट आ गया, यानी कि रूट अदर देन द एंट्रल रूट, यानी अब आपने माउथ के ज़रिए से एडमिनिस्टर नहीं करना है, कोई और तरीके से एडमिनिस्टर करना है, तो हम डिफरेंट इंजेक्शंस लगाते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन हम वेन के अंदर लगाएंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम जो एपिडर्मिस के नीचे डर्मल लेयर आती है उसके अंदर लगाते हैं। सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो हम डर्मल के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर आती है हम उसके अंदर लगाते हैं। और इंट्रामस्कुलर हम मसल्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है उसके नीचे इंट्रामस्कुलर लेयर आती है। सो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनको हम देते हैं, जैसे इंट्रावेनसली हम रोक्यूनेरियम जो है ये एक आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है। रोक्यूनेरियम हमने ये जब हमने पढ़ेंगे ना हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स में बीटा ब्लॉकर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की ये ड्रग है रोक्यूनेरियम। इसमें और भी ड्रग्स आ जाती हैं, वीक्यूरेनियम, माविक्यूरेनियम, बट जो उसमें रोक्यूनेरियम है ना इसको हम इंट्रावेनसली दे सकते हैं। हेपरिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। हेपरिन जो है वो अनस्टेबल है आपके जीआईटी ट्रैक के लिए, यानी ये जैसे ही आपकी जीआईटी ट्रैक में जाएगी गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये अनस्टेबल हो जाती है, अपना काम नहीं दिखाती। सो हम इसको इंट्रावेनसली दे देते हैं। इंट्राडर्मल जो है वो हम मोस्टली वो इंजेक्शन देते हैं जिनमें एलर्जेंस होते हैं, जैसे फूड सपोज कि आपको कोई एलर्जी हुई है, डस्ट एलर्जी है, तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ये चेक करने के लिए कि उसे किस टाइप की एलर्जी है, तो हम वो एलर्जेंस स्पेसिफिक उसकी डर्मल लेयर में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि वो किस चीज़ से एलर्जिक है। सो इससे हम फिर इसकी एग्जांपल मैंने ये वाली दी है। सबक्यूटेनियस लेयर आपको पता है कि इंसुलिन भी हम अपनी बॉडी के अंदर ओरली टेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसुलिन भी हमारे लिए अनस्टेबल है। हेपरिन जो है वो पुअरली सोलेबल होती है और इंसुलिन जो है वो अनस्टेबल है, तो इस वजह से हम इसको इंजेक्शंस की फॉर्म में देते हैं और सबक्यूटेनियस लेयर में इसको इंजेक्ट करते हैं। लास्ट आ जाती है इंट्रामस्कुलर लेयर। सो इंट्रामस्कुलर के एक तो ये याद रखने की जो डीप पोर्ट प्रिपरेशन होती है हम वो इंट्रामस्कुलर लेते हैं। अब डीप पोर्ट प्रिपरेशंस क्या होती हैं, वो प्रिपरेशन जिसमें हम ड्रग को सस्पेंड करते हैं एक नॉन एक्वस सस्पेंशन में। लेट्स सपोज कि कोई एक ड्रग है, आप चाहते हैं कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहे, ज़्यादा इफेक्टिव रहे और ज़्यादा देर तक उसका एक्शन रहे, तो हम इंट्रामस्कुलर में उसे इंजेक्ट करते हैं क्योंकि इंट्रामस्कुलर में ड्रग देर तक रहता है और उसकी रिलीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये हमें एक्सटेंडेड रिलीज़ जो है वो प्रिपरेशन देता है। अच्छा, इंट्रा रूट के जो ओरली रूट है ना इसमें आपने याद रखनी है कि हम दो तरह की ड्रग्स बनाते हैं, एंटेरिक कोटेड भी और एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस भी हम बना रहे हैं। इंट्रामस्कुलर की एग्जांपल हेलोपेरिडोल जो है वो एक ड्रग है जो कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये ड्रग शामिल है होती है, एंटी एमेटिक्स के तौर पे यूज़ होती है। सो वो वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इन्हेलेशंस के ऊपर। सो इन्हेलेशंस क्या है कि हमने इन्हेल करना है, अब अपने नेजल कैविटी से इन्हेल करना है। सो बहुत सारी जो गैसेज हैं आपकी, जैसे एनेस्थीसिया अगर आपने किसी पेशेंट को देना है तो वो आप इन्हेलर्स की फॉर्म में उसे देंगे। तो वेरियस काइंड ऑफ एरोसोल स्प्रेज वगैरह प्रेजेंट हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट रूट आ जाता है ट्रांसडर्मल रूट कि अब आपने ट्रांसडर्मल ये रूट है ट्रांसडर्मल का, ये आपकी पूरी स्किन की लेयर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी स्किन की लेयर है, उसके ऊपर ये मैंने ट्रांसडर्मल पैच अप्लाई किया हुआ है। ट्रांसडर्मल पैच में ये तो आउटर कवरिंग हो जाती है, इसके इनर यहाँ पर ड्रग प्रेजेंट होती है। सो अब क्या होगा कि ये आप पैच जब अटैच करेंगे ना तो इस पैच के यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। इस मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा सा सेमी परमेबल बना रही हूँ, ठीक है। सो ये इस तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सुराख होते हैं। सो यहाँ पर जो आपकी अब ड्रग होगी वो यहाँ से निकलेगी और फिर आपके डर्मल लेयर में और पूरे स्किन में फैल जाएगी और ये बहुत स्लोली रिलीज़ करता है जिसकी वजह से आपको कई महीनों तक ये असर दे सकता है। अब निकोटीन की बात करें तो निकोटीन हम दे सकते हैं। निकोटीन आपको पता है कि सिगरेट का एक कंपोनेंट है, तो जो लोग होते हैं वो कुछ ये अप्लाई करते हैं जो कि इतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देन नाइट्रोग्लिसरीन भी हम ट्रांसडर्मल रूट से देते हैं क्योंकि मैंने बताया कि नाइट्रोग्लिसरीन 90% लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है। देन रेक्टल रूट की बात करें तो अब अबाउट आपकी 50% ऑफ जो ड्रग्स हैं वो रेक्टल रूट से दी जाती हैं। अब क्यों दी जा रही हैं रेक्टल रूट से, क्योंकि आपके ओरली रूट उसके लिए स्टेबल नहीं है। लेट्स सपोज कि किसी पेशेंट को वॉमिटिंग है
तो और या वो अनकॉन्शियसनेस है तो हम उसको रेक्टल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। सो बिसाकोडाइल ये एक लेग्जेटिव है, सो अगर लेग्जेटिव आप रेक्टल रूट से दे सकते हैं। अच्छा, ट्रांसडर्मल रूट का क्या फ़ायदा होता है? ट्रांसडर्मल की यही है कि इसका एक्सटेंडेड रिलीज़ जो है वो रिलीज़ का वो बेनिफिट हमें मिल जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि पेशेंट इसकी डिसएडवांटेज यह है कि पेशेंट एलर्जिक हो सकता है पैचेस के, और इसके लिए हमें बहुत सी स्मॉल डोज चाहिए होती है। रेक्टल रूट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कोई पेशेंट इनकॉन्शियसनेस है तो हम उसको दे सकते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि ड्रग जो है वो आपकी रेक्टल म्यूकोसा के साथ स्प्रेड कर सकती है। इन्हेलर्स के अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखना चाहें तो इन्हेलर्स की रैपिड एब्जॉर्प्शन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आपको फौरी लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट देते हैं। लेकिन यह है कि ये ड्रग्स जो हैं इनको स्मॉल डोजेज़ में होना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंटल की मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताना भूल गई थी, तो वो भी आप लिख लें। इन सब की एक ही है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर इंट्रावेनस इमीडिएट इफ़ेक्ट देता है, इंट्रामस्कुलर स्लो इफ़ेक्ट देता है, ये इसलिए ज़रूरी है। लेकिन इन सब के लिए ये है कि पेन, नेक्रोटिस या टिश्यू डैमेज हो सकता है इंजेक्शन लगाने के बाद, तो वो उसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो ग्राफ एक मैंने बनाया है ये इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक ही ड्रग इंजेक्ट की है एक पेशेंट के अंदर, जो कि है मिडाज़ोलाम 5 mg। एक मैंने 5 mg मिडाज़ोलाम का इंजेक्शन लगाया एक पेशेंट को, और उसकी मैंने कंसंट्रेशन देखी। यहाँ पर हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखते हैं, यहाँ पर हम टाइम देखते हैं। तो मैंने देखा कि उस पेशेंट के अंदर, उसके प्लाज्मा के अंदर पूरा का पूरा 100% जो है मिडाज़ोलाम गया, यानी 5% मिडाज़ोलाम उसके ब्लड में मौजूद था। बट अब मैं देखती हूँ कि एक पेशेंट है जिसको मैंने ओरली मिडाज़ोलाम दिया, इंट्रामस्कुलरली मैंने उसको मिडाज़ोलाम दिया और 5 mg ही दिया, लेकिन मैंने देखा कि उसके जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में बहुत रिलीज इफेक्ट आया, मतलब सिर्फ 30 mg उसकी बॉडी में मौजूद था, जबकि इसमें पूरा 100% गया था। देखिए यहाँ पर सिर्फ 30 mg उसका, मतलब 30 देर तक उसके जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन रही और कांस्टेंट रही। ये 40 डिग्रीज हो गया, ये इसकी इफेक्ट कांस्टेंट रहा एक टाइम के लिए और फिर जाके ये ख़त्म हुआ। सो ये फ़र्क है आईवी और इंजेक्शन के अंदर। अगर हम आईवी देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत रैपिडली आता है और बहुत रैपिडली चला भी जाता है। जब इंट्रामस्कुलरली की बात करते हैं तो वो स्लो इफेक्ट देगा और काफ़ी कांस्टेंट देर तक रहेगा और फिर ख़त्म होगा। सो ये इसका एक डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिकल रूट देते हैं, तो टॉपिकल रूट में आप क्रीम्स भी अप्लाई कर सकते हैं और आई ड्रॉप्स भी इसकी एग्जांपल में आते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप स्किन, आई, इंट्रावेजाइनल सब रूट्स को इससे दे सकते हैं। इजी भी है पेशेंट के लिए क्रीम अप्लाई करना, आई ड्रॉप्स अप्लाई करना। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि कुछ जो है वो आपके ब्लड में भी चला जाता है। लाइक क्रीम अगर आपके ब्लड में चली जाए तो आपको पता है कि क्रीम के अंदर कितने सारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स आपके ब्लड को जाके इम्प्योर कर सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है। दूसरा ये है कि जो जो ड्रग्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई है, आप उनको क्रीम की फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि क्रीम में आपने एक स्मूथ पेस्ट बनाना होता है। अगर आप एक हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग देंगे तो उसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के ग्रेनी स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि लोगों को पसंद नहीं है क्रीमी स्ट्रक्चर के अंदर। लास्ट रूट आ जाता है इंट्राथीकल रूट। इंट्रा मीन इनसाइड एंड थीकल मतलब होता है वेंट्रिकल, ठीक है, या हम इसको इंट्रा वेंट्रिकुलर रूट भी कहते हैं। इंट्रा वेंट्रिकल रूट। सो इंट्रावेंट्रिकुलर मोड का मतलब क्या है कि हम CSF जो आपके पास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हम उसके अंदर इंजेक्शन देके और ड्रग को डायरेक्टली दें। तो कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम डायरेक्टली चाहते हैं कि वो CNS के अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करें, तो हम उसको दे सकते हैं। बट आपने ये याद रखना है कि इसकी एग्जांपल मैंने कोई क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम इसे यूज़ ही नहीं करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मेथड है और हम इसे ह्यूमन बीइंग्स पे तो यूज़ करते ही नहीं हैं, इसलिए इसकी कोई भी एग्जांपल नहीं है। हम इसको मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, वो भी अब नहीं करते हैं क्योंकि ये एनिमल के लिए भी ठीक नहीं है। तो एनिमल भी हमारे लिए एक जानदार है, हमें उन्हें भी उनका भी ख्याल रखना चाहिए। सो इसलिए हम इंट्रावेंट्रिकुलर रूट एनिमल्स के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं। बट मैंने ये बस आपको बता दी है कि ये भी एक रूट होता है, ठीक है। बट कोई भी ड्रग हम इंट्राथीकल रूट के ज़रिए से नहीं देते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने बात कर ली कि ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के रूट कौन कौन से हैं। अब हमने बात किया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है ड्रग के साथ। सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गई, रूट्स भी हमने उसके देख लिए कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ से आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एब्जॉर्प्शन का। अब हम देखते हैं कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। आपने एक ओरली ड्रग ले ली या आईवी इंजेक्शन ले लिया या कोई भी आपने मेडिसिन का रूट से मेडिसिन ले ली, अब वो आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगी, तो सबसे पहले काम वो होगा कि वो एब्जॉर्ब होगी। और कैसे एब्जॉर्ब होगी अब हम वो देखते हैं। अच्छा बच्चों, से ये एब्जॉर्प्शन का मैंने लिखा है। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि ड्रग आपकी किस मैकेनिज्म के ज़रिए से एब्जॉर्ब हो रही है। सो जो मोस्ट कॉमनली मैकेनिज्म है वो है डिफ्यूजन का। पैसिव डिफ्यूजन होगी, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, तो ये प्रोसेसेस होंगे। अब ये मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने के लिए बनाए हैं। सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन दो तरह की ड्रग्स की होती है। आपको पता है कि ड्रग दो तरह की होती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो लिपिड में सोलेबल होती हैं, लिपिड सोलेबल ड्रग्स। अब जो लिपिड में सोलेबल ड्रग्स होंगी, लेट्स सपोज कि ये एक लिपिड सोलेबल ड्रग है, वो लिपिड से इजीली पास कर जाएगी। सेल मेम्ब्रेन आपका लिपिड का बना होता है, सो ये इजीली यहाँ से पास करके सेल के अंदर चली जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो वाटर सोलेबल होती हैं। अब वाटर सोलेबल ड्रग लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकती, कुछ वाटर सोलेबल होती हैं, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज कि ये एक वाटर सोलेबल है, साइज़ भी बड़ा है, तो ये पास करने इसका मुश्किल है। तो आपके मेम्ब्रेन के अंदर ही कुछ एक्वस चैनल्स होते हैं, कोई एक्वस चैनल्स होते हैं जो इस ड्रग को अंदर ले आते हैं, ठीक है। सो ये भी एक पैसिव डिफ्यूजन है। सो ये दोनों पैसिव डिफ्यूजन की टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होता है? अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख लें कि मूवमेंट ऑफ योर ड्रग फ्रॉम द कंसनट्रेशन ऑफ फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कि यहाँ पर ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, ज़्यादा कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आपकी ड्रग जा रही है। फैसिलिटेटिव डिफिजन में भी यही चीज़ होती है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि आपके पास कैरियर प्रोटीन्स आ जाती हैं। जैसे ये कैरियर प्रोटीन्स है, ये कैरियर प्रोटीन्स आपकी ड्रग को यहाँ पर ऐसे लेंगी, ठीक है, और इस तरह से यहाँ से इजेक्ट कर देंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी ये ड्रग इस तरह अंदर आई और यहाँ से इस तरह बाहर चली जाएगी, यानी सेल के अंदर आ जाएगी। इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटिव डिफिजन। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो नहीं पास कर सकती हैं आपके, और जिनको एक्वस चैनल्स भी उनको पास नहीं करवाते, तो उनके लिए हमें कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है और वो कैरियर प्रोटीन फिर उन ड्रग को अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगी। लेकिन अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जिनको कैरियर प्रोटीन्स भी नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, उनके लिए ये एटीपी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उनकी करवाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन ड्रग्स को यहाँ पर ऐसे लेंगे और इसे लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, वो आपकी जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी एटीपी को कन्वर्ट करेंगे एडीपी के अंदर, एटीपी को यूज़ करके, और फिर वो ड्रग को सेल के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। सो अगर हम जो कंसनट्रेशन, अच्छा ये एक चीज़ याद रखनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपकी अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी। यानी अब ड्रग लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाएगी। यानी क्या है कि आपकी यहाँ पर ड्रग की कंसनट्रेशन क्या है, लो है, और यहाँ पर ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। सो अब आपकी लो कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन में ड्रग आने लगी है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, तो आपका एटीपी यूज़ होगा और फिर ड्रग अंदर आएगी। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये मैं एब्जॉर्प्शन के मेथड बता रही हूँ। लास्ट मेथड है एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। आपको पता है कि सेल अपने सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है और फिर कोई भी चीज़ को अपटेक करती है। लाइक मैंने एग्जांपल दिया विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 आपके इंटेस्टाइन से बिल्कुल इसी तरह एब्जॉर्ब होता है। अगर जैसे विटामिन B12 हो रहा है एब्जॉर्ब, वैसे ही आपकी ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगी। यहाँ से देख सकते हो कि ये किस तरह से ड्रग अंदर आएगी। अब इसका वेजिकल पैक होगा तो सेल के अंदर आ जाएगी। डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो एक्सोसाइटोसिस करते हैं इस तरह से। जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं लाइक एसिटाइलकोलिन या एपिनेफ्रिन वो इसी तरह से ही रिलीज़ होते हैं आपके न्यूरॉन से, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है कि डिफ्यूजन के ज़रिए से आपकी इस तरह से ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये पहला मेथड हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इस एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कुछ चीज़ें होंगी जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रही होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो इसको डिक्रीज़ कर रही हैं। लाइक सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा,
जितने ज़्यादा पोर्स होंगे, जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे, उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। ब्लड फ्लो की बात करते हैं तो सारी बात है, अब आपकी ड्रग ने ब्लड से जो आपकी ड्रग है उसने ब्लड के अंदर ही जाना है। तो अब ब्लड के अंदर जाने के लिए उसका ब्लड का फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतनी ड्रग जाएगी, जितना ब्लड का फ्लो कम होगा उतनी कम ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। तीसरा हो जाता है कॉन्टैक्ट टाइम, कि कितनी देर तक, अगर ये देखिए ना, ये ड्रग अगर इस मेम्ब्रेन के करीब रहेगी उतना ज़्यादा इमेजिनेशन होगी, उतना ज़्यादा ड्रग अंदर आएगी। अगर